हमारी पृथ्वी पर लाखों तरह के जानवर हैं। कुछ बहुत छोटे तो कुछ विशालकाय, कुछ बेहद रंगीन और कुछ कह सकते हैं बिल्कुल अजीब। यही विविधता, यही वैरायटी तो जीवन की असली खूबसूरती है। तो आज हम इसी विशाल एनिमल किंगडम के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के बीच वैज्ञानिक इस पूरे एनिमल किंगडम को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? मतलब इस जबरदस्त केओस में कोई ऑर्डर कैसे लाते हैं? चलिए इसी विविधता की एक झलक देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस शानदार मोर से जिसे पावो भी कहते हैं। जरा इसकी खूबसूरती और जटिलता को देखिए, सच में कमाल है। और अब जरा इसे देखिए, ये है ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम प्लैटिपस के नाम से जानते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये एक मैमल है, मतलब स्तनधारी, लेकिन ये अंडे देता है। यही तो एनिमल किंगडम का असली जादू है ना? हर कोने में एक नया सरप्राइज छुपा है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम विविधता की इस पहेली को देखेंगे, फिर उन टूल्स को समझेंगे जिनसे क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद हम इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स की दुनिया की सैर करेंगे, फिर वर्टिब्रेट्स पर फोकस करेंगे और आखिर में पूरे किंगडम पर एक नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जानवरों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए वैज्ञानिक कुछ बेसिक फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम उनका क्लासिफिकेशन टूलकिट भी कह सकते हैं। इस टूलकिट का सबसे पहला टूल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे सिंपल लेवल है सेल्यूलर लेवल, यानी बस कोशिकाओं का एक ग्रुप, जैसे कि स्पंज में। फिर इससे एक स्टेप ऊपर आता है टिश्यू लेवल, जो सीलेंट ट्रेट्स में दिखता है। उसके बाद ऑर्गन लेवल, और सबसे एडवांस्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो एनालिड यानी केंचुओं से लेकर हम इंसानों तक में पाया जाता है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्री, यानी समिति। मतलब बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है। कुछ जानवर होते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब उन्हें बराबर हिस्सों में बांटा ही नहीं जा सकता। कुछ होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, जैसे केक या पिज्जा, जिन्हें आप बीच से किसी भी एंगल से काटें वो बराबर बन जाएंगे। और फिर होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, जैसे कि हम, जिन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में, मतलब लेफ्ट और राइट में बांटा जा सकता है। अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, और वो है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। देखिए, कुछ जानवर होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी उनमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर हैं, उनमें इन दोनों के बीच एक तीसरी लेयर मेसोडर्म भी होती है। और ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। और हमारे टूलकिट का आखिरी औजार है सीलोम, यानी देह गुहा। सिंपल भाषा में कहें तो ये मेसोडर्म से घिरी हुई एक बॉडी कैविटी है। अब जिन जानवरों में ये कैविटी होती ही नहीं, वो कहलाते हैं एसिलोमेट। जिनमें झूठी या फॉल्स कैविटी होती है, वो हैं स्यूडोसिलोमेट। और जिनमें एक सच्ची ट्रू कैविटी होती है, उन्हें हम कहते हैं सिलोमेट। तो अब जब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, तो हम इन वर्टिब्रेट्स की विशाल दुनिया की सैर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये वो जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हम कुछ मेन ग्रुप्स पर तो नजर डालेंगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें कीड़े मकोड़े, घोंगे जैसे करोड़ों जीव आते हैं। तो शुरुआत करते हैं फाइलम पोरीफेरा से, जिन्हें हम आम भाषा में स्पंज कहते हैं। ये सबसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर जीव हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बस सेल्यूलर लेवल का होता है। जो चीज इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, और इनकी खास फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लैटवर्म्स की, यानी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, पर इनमें सीलोम नहीं होता, यानी ये एसिलोमेट हैं। और हाँ, यहाँ एक पॉइंट है जिसे एग्जाम के लिए जरूर याद रखना चाहिए। इनकी जो खास एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, उन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फाइलम एनालिडा की तरफ, और यहाँ एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा, ये वो पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं, देखा गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है केचुआ। और अब एक बहुत ही यूनिक ग्रुप पर आते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ये जो जानवर हैं, ये अडल्ट होने पर रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है एग्जाम के लिए। इनका सबसे खास फीचर है इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम इन्हें चलने फिरने, खाना पकड़ने और यहाँ तक कि सांस लेने में भी मदद करता है। कितना कमाल का सिस्टम है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं,
स्टारफिश और ब्रिटल स्टार ये इकाइनोडर्मेटा के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे इनकी बॉडी एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ रेडिएट हो रही है। बस यही है रेडियल सिमेट्री। अच्छा, तो इन्वर्टिब्रेट्स की दुनिया से अब हम आगे बढ़ते हैं और उस फाइलम की तरफ आते हैं जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, फाइलम कॉर्डेटा। और इस पूरे ग्रुप का राज एक खास स्ट्रक्चर में छिपा है। और वो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड जैसी चीज है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड यानी पीठ की तरफ बनती है। बस जिन भी जानवरों में ये स्ट्रक्चर होता है उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है। यही इनकी पहचान है। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि सभी कॉर्डेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन जिन कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो चलिए अब एनिमल किंगडम के इसी सबसे एडवांस ग्रुप पर फोकस करते हैं। अब ये टेबल बहुत काम की है। ये हमें 4 मेन वर्टिब्रेट क्लासेस को कंपेयर करने में मदद करती है। देखिए कैसे एम्फीबिया में 3 चेंबर वाला हार्ट है, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेंबर वाला। उनके रेस्पिरेशन और स्किन में क्या फर्क है, ये सब एक जगह पर है। सच कहूं तो रिवीजन के लिए ये टेबल परफेक्ट है। और अब आते हैं मैमल्स पर, यानी हम स्तनधारी। हम कई मामलों में काफी यूनिक हैं, है ना? जैसे हमारी स्किन पर बाल होते हैं, बच्चों को फीड करने के लिए मैमरी ग्लैंड्स होती हैं और हम वार्म ब्लडेड होते हैं। और हाँ, हम में से ज्यादातर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। पर जैसा कि हमेशा होता है, यहां भी कुछ मजेदार एक्सेप्शंस हैं। और ये रहा वो शानदार एक्सेप्शन। बाईं तरफ प्लैटिपस को देखिए। है तो ये एक मैमल, लेकिन ये अंडे देता है। ये एक बढ़िया रिमाइंडर है कि नेचर में हमेशा नियमों के कुछ अपवाद मिल ही जाते हैं। तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है ना? चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और एनिमल किंगडम की इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, पोरीफेरा के सिंपल सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मैमल्स के कॉम्प्लेक्स वार्म ब्लडेड सिस्टम तक, ये पूरा क्लासिफिकेशन हमें असल में जीवन का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाता है। ये उस केओस में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था दिखाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन लाइफ को वैसा ऑर्गेनाइज करता है जैसा हम आज उसे जानते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ऐसी कौन सी नई खोज हो सकती है जो हमारी इस पूरी समझ को ही बदल कर रख दे? क्या पता गहरे समुद्र में कोई नया जीव मिल जाए या जेनेटिक्स का कोई नया राज खुल जाए। सोचिएगा जरूर।